नमस्कार। तो हाल ही में इंडोनेशियन फुटबॉल की काफी तारीफ की जा रही है बिकॉज उन्होंने अपनी जो टॉप लीग है उसको सस्पेंड कर दिया। क्योंकि उनकी अंडर 23 टीम को प्रिपरेशन का टाइम मिल पाए और वो एशियन अंडर 23 कप जो हो रहा है उसमें अच्छे से परफॉर्मेंस दे पाए ताकि जो प्लेयर्स है वो क्लब से रिलीज हो पाए। तो ये बहुत बड़ा कदम है। तो यहाँ पर ये दिखाता है कि नेशन फर्स्ट है ना, देश को पहली प्रायोरिटी दी गई। तो आज मैं आपको जो है इंडोनेशियन फुटबॉल के बारे में बताना चाहूँगा कि किस तरह से इंडोनेशियन फुटबॉल जो अपना एक प्लान बना के काम कर रहा है और क्या विजन के साथ काम कर रहा है और किस तरीके के गोल्स उन्होंने सेट किए हैं। और कुछ क्रिटिसिज्म भी उनके लिए मिला है, उनको एसोसिएशन को फैंस के द्वारा, बट स्टिल उनका जो मेन टारगेट है वो क्यों है और क्या है वो मैं आपको डिटेल में बताता हूँ, जिससे आपको थोड़ा सा इंडोनेशियन फुटबॉल के बारे में जानकारी मिल पाएगी। तो सबसे पहले मैं आपको उनके कुछ रिसेंट जो है अच्छे अचीवमेंट बताता हूं। उन्होंने हाल ही में एएफसी एशियन कप में राउंड ऑफ 16 में खेला, जो कि बहुत ह्यूज अचीवमेंट है उनके लिए। देन उन्होंने अंडर 23 एशियन कप के लिए क्वालिफाई किया। उन्होंने इस बार अंडर 17 फीफा वर्ल्ड कप होस्ट किया जिसमें उन्होंने डायरेक्टली खेला। और इसके अलावा अंडर 20 एशियन कप के लिए क्वालिफाई करते ही रहते हैं, तो उनके लिए कोई नई बात नहीं है इसमें। अब देखिए, इंडोनेशिया की हर टीम में, चाहे यूथ टीम हो या सीनियर टीम हो, आपको फॉरेन ओरिजिन के प्लेयर्स दिखाई देंगे। उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है जो कि सोची समझी एक सोचा समझा प्लान है, ये मैं डायरेक्टली कह सकता हूं। और इसके अलावा उनको बहुत क्रिटिसिज्म भी मिल रहा है इस वजह से, जो फॉरेन प्लेयर्स को खिला रहे हैं, कि उनके होम ग्रोन टैलेंट्स जो है उनको चांस नहीं मिल रहा है और डोमेस्टिक फुटबॉल को प्रायोरिटी नहीं दी जा रही है। और इंडोनेशियन फुटबॉल जो है वो शॉर्ट टर्म सक्सेस के पीछे भाग रही है, ये वहां के फैंस का कहना है, जो कि लेकिन एसोसिएशन बिल्कुल इसको पलटवार करता है और उनका जो विजन है, उनका जो प्लान है वो कुछ डिफरेंट है, जिसके बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा। और उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा इंडोनेशिया का एक हिस्ट्री के बारे में बताना चाहूंगा कि कैसे वो फॉरेन प्लेयर्स को अप्रोच कर रहे हैं और किन प्लेयर्स को अप्रोच कर रहे हैं। तो इंडोनेशिया जब तक आजाद नहीं हुआ था वो एक डच कॉलोनी हुआ करती थी, और उस दौरान वहां के कई लोग इंडोनेशिया छोड़कर नेदरलैंड में जा बसे थे और कुछ लोग नेदरलैंड से भी दूसरी कंट्रीज में जाके बस चुके थे। तो जब इंडोनेशिया के लोग इन कंट्रीज में शिफ्ट हुए तो वहां पे एक अच्छे फुटबॉल एटमॉस्फेयर में इनको खेलने को मिला, जिसकी वजह से उनकी फुटबॉलिंग क्वालिटी जो कहते हैं वो बहुत अच्छी हो गई। तो उन्हीं ओरिजिन के जो प्लेयर्स है उनको इंडोनेशियन फुटबॉल जब अप्रोच कर रहा है। तो ये कहानी 2010 से शुरू हुई थी, जब इंडोनेशिया के फुटबॉल प्रेसिडेंट नूरुद्दीन हालिद थे। उन्होंने 2010 में इंडोनेशियन फुटबॉल नेचुरलाइजेशन पॉलिसी लेकर आए, जिसमें डायरेक्टली था बाहर के ओरिजिन प्लेयर्स को नेशनल टीम से खेलने का मौका देना। और उसके बाद 2014 में 4 प्लेयर्स को डेब्यू भी दिया गया जो कि फॉरेन ओरिजिन के थे। लेकिन 2015 में फीफा ने इंडोनेशिया पर बैन लगा दिया था, उसके बाद वो पॉलिसी जो है वो बंद हो गई थी। लेकिन फिर 2019 में उस वक्त के फुटबॉल प्रेसिडेंट ने इस पॉलिसी को फिर से यूज करना चालू किया और उस टाइम पर एक न्यू कोच भी अपॉइंट हुए थे, साउथ कोरिया के सिन ते योंग, जिनको मॉडर्न इंडोनेशियन फुटबॉल का आर्किटेक्ट भी कहा जाता है। तो 2019 से इस पॉलिसी का यूज फिर से चालू किया गया और 2022 के एएफएफ कप में 3 फॉरेन प्लेयर्स खिलाए गए। और अगर आप देखें कि रिसेंट में इस पॉलिसी का क्या रिजल्ट मिला है, तो एशियन कप में इंडोनेशिया ने वियतनाम को बीट किया था। उस टाइम उन्होंने 7 प्लेयर्स खिलाए थे। और वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में जो उन्होंने भी हाल ही में मैच खेला, जिसमें अगेन उन्होंने वियतनाम को हराया, उन्होंने 10 फॉरेन प्लेयर्स को कॉल अप दिया था। अब आपके दिमाग में आएगा कि ये सब कुछ तो उन्होंने फॉरेन प्लेयर्स बुलाएं, इस वजह से हो गया। उनकी हर टीम में फॉरेन प्लेयर्स खेलते, चाहे यूथ हो या सीनियर हो, तो कौन सी बड़ी बात है। लेकिन इसके पीछे उनका एक बहुत बड़ा विजन है जो कि एक इंसान के द्वारा देखा गया है, और वो है वहां के बिलेनियर एरिक तोहिर, जो कि 2023 में वहां पर चेयरमैन बनते हैं और ये इटालियन जायंट क्लब इंटर मिलान के फॉर्मर प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। तो एरिक तोहिर जब चेयरमैन बनते हैं तो उन्होंने 2 गोल्स बनाए। पहला गोल था इंडोनेशिया को 100 फीफा रैंकिंग के अंदर लेकर आना, और दूसरा गोल था 154 प्लेयर्स तैयार करना जो नेशनल टीम के लिए खेल सकते हैं। और फॉरेन ओरिजिन प्लेयर्स को खिलाना उनकी एक की स्ट्रेटेजी बन गई उनके इन गोल्स को कंप्लीट करने के लिए। और उनके गोल्स के अनुसार सबसे पहले वो सबसे तेजी से उनकी नेशनल टीम को बेहतर करना चाहते हैं ताकि उसका रिफ्लेक्शन उनको डोमेस्टिक फुटबॉल पे मिले। और देखिए, इंडोनेशिया में ड्यूअल सिटीजनशिप अलाउ नहीं है, जो कि हमारे भारत में भी नहीं है। तो वो क्या करते हैं, ऐसे प्लेयर्स को टारगेट करते हैं जो कि लोअर डिवीजन फुटबॉल खेलते हैं यूरोप में। इससे क्या होता है, उन प्लेयर्स को डायरेक्टली मौका मिलता है नेशनल टीम से खेलने का, तो इजीली वहां की सिटीजनशिप को गिव अप कर देते हैं और इंडोनेशिया की जो सिटीजनशिप है उसको ले लेते हैं। तो ये उनकी एक स्ट्रेटेजी है कि लोअर डिवीजन प्लेयर्स को टारगेट करो ताकि वो इजीली आ जाए, और वहां पर नंबर्स भी काफी होते हैं, क्योंकि टॉप डिवीजन में जाएंगे तो ज्यादा इंडोनेशियन प्लेयर्स आपको नहीं दिखेंगे, लेकिन लोअर डिवीजन में ज्यादा इंडोनेशियन प्लेयर्स भी मिल जाते हैं। तो इस तरीके से वो प्लेयर्स को टारगेट करते हैं और अपने नेशनल टीम में खिलाते हैं। और फैंस के द्वारा जो फेडरेशन पर सवाल किए जा रहे हैं कि फॉरेन प्लेयर्स को चांस दे रहे हैं, जिससे कि वहां के जो लोकल प्लेयर्स है वो उनको चांस नहीं मिल पा रहा है और डोमेस्टिक फुटबॉल खतरे में जा रहा है, और वो शॉर्ट टर्म के ऊपर जो है वो सोच रहे हैं। तो वहां की फेडरेशन का इसके ऊपर जवाब ये है
कि वो नेशनल टीम की क्वालिटी इंप्रूव करने पे फोकस कर रहे हैं और इसके अलावा वहां के प्लेयर्स को मोटिवेट कर रहे हैं कि आप भी अपनी एबिलिटीज को और इंप्रूव करिए, तभी आप जो नेशनल टीम के स्क्वाड में आ पाएंगे। तो कहीं ना कहीं उनका लेवल अप ही हो रहा है और उनके अनुसार ये एक शॉर्ट टर्म पॉलिसी है जो फॉरेन प्लेयर्स को खिला रहे हैं। बाकी लॉन्ग टर्म में वो डोमेस्टिक फुटबॉल एंड यूथ डेवलपमेंट पर ही फोकस कर रहे हैं, जैसे कि वो अपने यूथ टूर्नामेंट को और बढ़ा रहे हैं और अभी वहां के हर डोमेस्टिक फुटबॉल क्लब को अंडर 16, अंडर 18 और अंडर 20 की टीम बनाना भी बहुत जरूरी कर दिया है। और आप देख सकते हैं कि शॉर्ट टर्म पॉलिसी का उनको हाल ही में एक अच्छा अचीवमेंट भी मिला है। उन्होंने एसीए गेम्स में गोल्ड मेडल जीता, एशियन कप में ग्रुप स्टेज के आगे गए, वियतनाम को वर्ल्ड कप क्वालिफायर में हराया और अंडर 23 एशियन कप के लिए क्वालिफाई किया। तो इस तरीके से इंडोनेशिया की फुटबॉल फेडरेशन अपने देश की फुटबॉल बढ़ाने के लिए सोच रही है। इस तरीके के विजन उन्होंने बनाए, कुछ शॉर्ट टर्म गोल्स बनाए एंड लॉन्ग टर्म गोल्स में अलग तरीके से काम कर रहे हैं। और वहां के कुछ फैंस उनको क्रिटिसाइज कर भी रहे हैं, लेकिन स्टिल वो अपने टारगेट्स को सेट करके बैठे हैं और उसके ऊपर काम कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं इसका सक्सेस आप देख सकते हैं कि उनकी नेशनल टीम कहीं ना कहीं अच्छा कर रही है, उनकी रैंकिंग भी धीरे धीरे इंप्रूव हो रही है और पहला टारगेट जो उनका 100 रैंकिंग के अंदर आना है, मे भी आपको कुछ सालों में वो पूरा होते हुए दिख सकता है। और मेनली उनका जो टारगेट है 154 प्लेयर्स तैयार करना, जो कि नेशनल टीम के लिए खेलने के लिए ऑलवेज मतलब रेडी रहे, ये बहुत बड़ा टारगेट मुझे लगता है, क्योंकि इतने ज्यादा नंबर्स में प्लेयर बनाना इट्स अ बिग डील। तो देखते हैं कि इंडोनेशिया कैसे अपने जो टारगेट्स हैं उनको पूरा करता है और इंडियन फुटबॉल जो है वो अपने जो विजन है उनको कैसे पूरा कर रहा है, इसके ऊपर भी हम बाद में बात करेंगे। तो आप इंडोनेशिया फुटबॉल के ऊपर क्या कहना चाहेंगे? आपके जो भी थॉट्स आप जरूर कमेंट में लिख के बताइएगा और इसी तरह आप इंडियन फुटबॉल को सपोर्ट करते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।